नमस्कार, साहित्य सृजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुष्का तिवारी और आज बहुत गदगद महसूस कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक बहुत खास व्यक्ति हैं, एक बेहतरीन साहित्यकार हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, संगीत लिखते भी हैं और कलाकार भी हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं और मुझे समझ नहीं आता कि आज मैं कितनी सारी चीज़ें जो इनसे सीख कर जा सकती हूँ। तो मैं स्वागत करूँगी श्याम वशिष्ठ जी का। जी नमस्कार। ओके, तो कैसे हैं आप? पहले तो मुझे अपने हालचाल बताइए, कैसी ज़िंदगी बीत रही है? मैं बहुत अच्छा हूँ और अगर मैं अपने पेशे की बात करूँ तो वैसे तो मैं वाणिज्य पढ़ाता हूँ, कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में, हरियाणा के एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, तो शाम में। और लेकिन साथ में रंगमंच और साहित्य, संगीत, सृजनकारी जो भी अवसर मुझे मिले, तो वो चाहे स्टूडेंट्स के माध्यम से अभिव्यक्ति होती हो या फिर मैं व्यक्तिगत तौर पे जिन मंचों से जुड़ा हुआ हूँ या व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे प्रकल्प इस तरह के होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जिन्हें हम शुरू करते हैं, तो उनके माध्यम से कहीं ना कहीं और बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुजर रही है। और ये सृजन का जो कार्यक्रम दूरदर्शन ने ये किया है और मुझे आज बुलाया है, तो मैं दूरदर्शन की पूरी टीम को, आप लोगों को बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है और आई फील कि हमारी जो ज़िंदगी है वो मज़ेदार ही होनी चाहिए और मज़ेदार हमारे अपने होने से बनती है। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, कि वो क्या इंस्पिरेशन रही, वो क्या ऐसी चीज़ रही जिसने आपको एक कलाकार, एक लेखक, गीतकार, मैं न जाने कितनी चीज़ें हैं जो आपको बनने पर जो है इंस्पायर किया। देखिए, अगर मैं बिल्कुल सच बोलूं तो इसमें मेरा कोई ज़्यादा योगदान है नहीं। सब कुछ मुझे विरासत में मिला, या यूं कहिए कि भाई दैवीय शक्ति इसके पीछे है, क्योंकि मुझे माता पिता से ये सारे गुण मिले हैं। क्या बात। मेरे पिताश्री और माँ, वो दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, वो कलाकार भी हैं। पिताजी ने जहाँ रामलीलाओं से लेकर के नाटक और फिर साहित्य सृजन में भी उनका हाथ रहा, तो मुझे एक किस्म से ये पैतृक संपत्ति के रूप में ये गुण हासिल हुए। और फिर गुरुजन जो मिलते गए मुझे ज़िंदगी में, उन गुरुजनों का इतना प्रताप मेरे ऊपर है कि मुझे सच में कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं इसका क्रेडिट कभी लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, आपकी आवाज़, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपकी समझ, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकली आप में ट्रांसफ़र होती हैं। उसके बाद आपको किस दिशा में जाना है, आपने उसको विकसित करना होता है। तो मैंने सिर्फ उसको एक दिशा दी है। जितना जो कुछ अच्छा है मेरे में, मैं अपने माता पिता और गुरुजन को मैं प्रणाम करता हूँ, आज इस मंच के माध्यम से भी, दूरदर्शन के माध्यम से भी, और हमेशा मैं उनका ऋणी रहूँगा, वो ऋण हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है कि आपके लेखन में और आपकी आवाज़ में जो भी चीज़ आप करते हैं उसमें इतनी खूबसूरती क्यों है, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि पैतृक संपत्ति आपको मिली है और वो बेहद खूबसूरत है। सर, मैं पहले आपकी जो है कलाकार के तौर पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी एक कलाकार खुद को फील करती हूं कि कभी लिखना, कभी थिएटर की अगर मैं बात करूं, तो आपका थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो कब से शुरू हुआ? पहली बार कब आप एक एक्टर के तौर पर खुद को फील करने लगे थे? जी, ये दरअसल बात है भिवानी, छोटी काशी जिसे कहा जाता है हरियाणा की, वहाँ मेरा जन्म हुआ और स्कूलिंग वहीं की है मेरी। वहाँ से स्कूल टाइम से ही कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। धीरे धीरे जब मैट्रिक में मैं पहुँचा तो वहाँ श्रीमान कुंज बिहारी जी शर्मा, हरियाणा के एक जाने माने दिग्गज रंगकर्मी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे गुरु थे और उन्होंने पहला नाटक मुझे करवाया, और बिना किसी इस सिफारिश के कि भी मैं मेरे पिता कौन हैं या उनकी कोई छवि कहाँ पड़ रही है, उस तरीके से नहीं, बल्कि एक सिलेक्शन, जिस तरह का रोल चाहिए था, वो नाटक था, मुझे आज भी याद है, मुर्दा बोला, पहला नाटक। तो उसमें मुझे 10वीं क्लास में उसमें भाग लेने का मौका मिला। थिएटर की ज़्यादा कुछ समझ थी नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जैसे मैंने बताया
वो अंदर आपके होती हैं जब वो पैतृक संपत्ति के रूप में आपको हासिल हो। तो वहाँ से शुरुआत हुई, वो पहला नाटक हुआ। और उस नाटक में मुझे अनायास ये लगा कि जब जब मेरे डायलॉग्स आ रहे थे, हम जब अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तो लोगों की तालियों ने बताया कि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। अरे वाह। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और एक नाटक करने के बाद वो आनंद इस तरह से बढ़ता चला गया कि मन किया कि हर बरस नाटक करें। वो स्कूल का एक कंपटीशन का नाटक था, स्टेट लेवल पे भी हम लोग जीते और फिर वो सिलसिला थमा ही नहीं। तो यूं करके एक रंगमंच के प्रति एक रुचि, इससे पहले मैं संगीत के कार्यक्रमों में गीत, गज़ल, भजन, ग्रुप सॉन्ग्स, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता रहा, कविता पाठ में पार्टिसिपेट करता रहा, लेकिन रंगमंच ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ मुझे बहुत अच्छे तरीके से आकर्षित किया। क्या बात है। जितनी मुझे याद है कि आपसे बातचीत हुई है, जितना मैं आपको जान पाई हूँ, आपने कहा था कि आप कलाकार तो हैं ही और अपने नाटकों में आपने गाने लिखे भी हैं, गाए भी हैं। जी 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 जी। तो जब गाना लिखने आप एक प्ले के लिए, एक नाटक के लिए लिखने बैठते हैं, तो क्या दिमाग में रहता है कि क्या लिखें? देखिए, ये स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। नाटक, कोई भी नाटक आप उठा लीजिए, बड़े बड़े नाटककारों के बहुत सारे अच्छे नाटक हैं। मेघदूत थिएटर ग्रुप भिवानी का नाम मैं यहाँ लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे साथी कलाकार जो मुंबई में काम कर रहे हैं, राजू पंडित जी, और साथ में कौशल भारद्वाज जी, और मेरे बहुत सारे साथी हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर के 1987 में ये काम शुरू किया, मेघदूत थिएटर ग्रुप भिवानी का। अब उसमें ये था कि कोई नाटक, हमने मराठी नाटक उठाया और उसका हिंदी अनुवाद करके हमने वो नाटक किया है, तो उसके गीत भी फिर लिखने पड़ेंगे आपको उसी तरह से हिंदी ऑडियंस के लिए, या भिवानी की लोकल ऑडियंस के लिए, या हरियाणा की ऑडियंस के लिए, जहाँ शो है उसके हिसाब से। तो वो स्थिति जन्य एक चीज़ होती है कि आपने क्या स्थिति है, किस स्थिति में कौन सा गाना लिखना है, क्या टेक्स्ट उसका होगा, तो उसके डायलॉग्स, उसका संवाद का जो जितना भी वो बुनावट होती है, वो अपने आप अपना सारांश लेकर के आती है। आपको सिर्फ शब्दों को एक जगह पे रखना होता है। बिल्कुल। और वो जो कविता का अपना एक व्याकरण है, उस व्याकरण के हिसाब से जब आप शब्दों को पिरो देते हैं तो वो कविता बन जाती है, गीत बन जाता है। तो वो छंद जब भाव के साथ आते हैं तो वो अपने आप फिर प्रस्तुति एक लाजवाब हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। तो मैं जैसे पहले बता रहा हूँ कि मैं कुछ खास नहीं करता हूँ, बस इतना सा है कि जो कुछ सीखा है, जो बेसिक्स हैं, उन पे आप चलते रहिए तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो चीज़ इसमें ज़रूरत जिसकी होती है। क्या बात है। अच्छा, अगर मैं अपनी एक फरमाइश रखूँ, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस की भी फरमाइश रही होगी कि एक अगर आप अपना लिखा हुआ गाना हमें सुनाएं, दो उसकी जो है पंक्तियाँ सुनाएं। जी, नाटक के गीत की अगर आप बात करें तो किंग एडिपस एक नाटक है, और किंग एडिपस सोफोक्लीज का नाटक है। बहुत बार बहुत सारे मंचों से इसे अभिनीत किया गया है अलग अलग कलाकारों के द्वारा। उसका एक नाटक था, क्योंकि किंग एडिपस की जो कहानी है, आपको पता है कि किस तरह से दुर्भाग्य इस तरह से उस आदमी के जीवन में आता है कि आखिर में एक श्राप उसको मिल जाता है, और वो श्रापित होता है। तो ये कहा जाता है उसकी बीवी को कि भाई उससे ज़्यादा बदनसीब औरत क्या होगी जिसे पति से पति मिला और पुत्र से पुत्र। तो इस तरह की ट्रेजेडी है। जिन लोगों ने एडिपस नाटक को देखा है किंग एडिपस के नाम से, तो उसका एक गीत लिखा था मैंने कि आदमी है आदमी की ज़ात क्या, कोई समझेगा तेरे हालात क्या। वाह। कब्र तक खुशियाँ, जो इसका संदेश है नाटक का, कि कब्र तक खुशियाँ जो लेके जाएगा आदमी वो ही सुखी कहलाएगा। क्या बात है। कब्र तक खुशियाँ जो लेके जाएगा आदमी वो ही सुखी कहलाएगा। वो सिकंदर हो कि हो सुकरात क्या, आदमी है आदमी की ज़ात क्या। अरे वाह। तो इस तरह से अपने आप चीज़ें बनती चली जाती हैं जब स्थिति आपके सामने आती है तो। और मुझे लगता है कि एक कलाकार उसी दिन सफल हो जाता है जब वो अपनी ऑडियंस के दिल को छू जाए ना, उसका लिखा हुआ, उसका बोला हुआ, उसकी भाव जो है सामने ऑडियंस तक पहुंच जाए, तो उससे बेहतर चीज़ नहीं होती है। कलाकार के तौर पर आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, आज भी आप बेहतरीन नाटकों पर काम कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे तो अभी आपका लेटेस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा है जिस पर आप काम कर रहे हैं। जी जी। बट अगर मैं बात करूं आपकी गज़लों की, आपकी पोइट्री की, आपकी शायरी की,
तो आप सबका एक अपना जॉनरा होता है, मुझे लगता है कि किसी को वीर रस पर लिखना पसंद है, किसी को प्रेम पर लिखना पसंद है। आपको क्या लगता है कि आपका सबसे वो एक कौन सा कोर पॉइंट है जो बहुत प्यारा है, जिस पर लिखना आपको पसंद है? देखिए, कविता से जो प्यार हुआ, शायरी से जो प्यार हुआ, वो भी मुझे ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि वो भी रंगमंच के कारण ही हुआ। रंगमंच के लिए गीत जब हम लिखते हैं, या जो नाटकों में गीत लिखे होते हैं, या कई दफ़ा उन्हें करेक्ट करना होता है अपनी ऑडियंस के हिसाब से, या जब सबसे बड़ी इसके लिए भूमिका किसने निभाई, मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी ने एक आदत शुरू से ही डाल दी कि जैसे ही एग्ज़ाम्स होते थे 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, तो आप एक काम कीजिए कि लाइब्रेरी में जाइए और अच्छी अच्छी बुक्स आप इशू करवाइए और आप पढ़िए उनको। तो उस वक्त घनानंद जी, बिहारी, जायसी, तुलसीदास जी, सुरेंद्र वर्मा जी, सादत हसन मंटो जी, इन सब लोगों के साहित्य को जब हमने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद ये चीज़ें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अच्छा पढ़ते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमी रह जाती है। बिल्कुल। और शायरी की जहाँ तक बात है, गज़लें या नज़्म या कता, अलग अलग शैली में जो, हालांकि उर्दू शायरी की अगर हम बात करें तो वो शायरी शुरू होती है मीर गालिब और उनसे पहले, और गज़ल का मतलब ही प्रेमिका से बात करना होता है ना। तो लेकिन गज़ल के अर्थ तब बदल जाते हैं। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति, जैसा आपने सवाल पूछा, शुरुआत में कोई भी कविता, कोई भी सृजन होता है, ख़ास तौर पे किशोरावस्था में कोई बच्चा कोई भी लिखना शुरू करता है तो वो प्रेम कविता ही लिखता है। हाँ, पहली जो उसकी कलम चलती है कि उसके उस तरह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मानसिक और शारीरिक, तो उसके अंदर से वो प्रेम की भावना ही उमड़ती है उस उम्र में। तो ये स्वाभाविक है कि वो प्रेम कविता से शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे कविता व्यष्टि से समष्टि तक का सफ़र, व्यक्तिगत से समाज का जो सफ़र तय करती है, मैं मानता हूँ वो कविता की उपलब्धि है और वही कविता काम करती है। तो जो जाम, साकी और मीना में जो गज़ल उलझी हुई थी, दुष्यंत कुमार तक आते आते वो गज़ल समाज की गज़ल हो जाती है। चूल्हे चौकी की बात करती है, राजनीति की बात करती है और आदमी के उस दर्द की बात करती है। मेरी अपनी ये गज़ल का एक मतला और शेर मैं आपको पेश करता हूँ कि अल्फाज न समझा सके गहराई गज़ल की, जज्बात से रोशन हुई रानाई गज़ल की, अब हुस्नो इश्क ही नहीं मज़मून दोस्तों, इंसान का हर दर्द है परछाई गज़ल की। अरे वाह! तो ये अपने आप मुकम्मल हो जाती हैं चीज़ें, समाज की हो जाती हैं। तो कविता प्रेम कविता से ही शुरू होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने भी, मुझे लगता है कि जब शायद पहली बार लिखना शुरू किया था तो मैंने भी प्रेम कविता ही लिखी थी। ऐसा ही होता है। और उस उम्र में बड़ा मुझे लगता है कि एक डर होता था, अगर घर वालों ने वो प्रेम कविता पढ़ ली तो मुझे लगता है आज एक डंडा जरूर पड़ेगा। बट ठीक है, वो शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। जी। और आज की डेट में मुझे लगता है कि यंगस्टर्स में मैंने लेखन को लेकर काफ़ी जो है इंटरेस्ट देखा है। लोग लिखते हैं, बच्चों ने लिखना शुरू किया है, चाहे क्रिएटिव बेसिस पे अलग अलग चीज़ों पर, और अभी जो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि लोग कभी एक्सपीरियंसेस पर लिखते हैं, आप बीती पर लिखते हैं, समाज पर लिखते हैं और चीज़ों पर लिखते हैं। आपने जो शायरी और गज़लें लिखी हैं, आपने क्या सोच के लिखी? कभी अपनी इमेजिनेशन से या फिर एक्सपीरियंसेस से? ये दोनों चीज़ों का मिला जुला स्वरूप होती है। होता क्या है कि अगर हम सिर्फ अपना अनुभव ही उसमें डालेंगे कविता में, तो वो बायोग्राफिकल एक पोइट्री हो जाएगी। लेकिन जब आप कविता लिखते हैं तो कविता के लिए देखिए, सबसे पहले आपको व्याकरण पता होना चाहिए। हाँ। ग्रामर आपकी, चाहे आप हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, संस्कृत में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, किसी भी भाषा में आप लिखें, जब तक आपका व्याकरण, आज की पीढ़ी में नौजवान जो हमारे हैं उनके लिए संदेश है कि उन्हें सीखना चाहिए। नई जनरेशन बहुत प्रतिभाशाली है। हाँ। बस दिक्कत यह है कि वो जल्दबाजी में है।
बिल्कुल और पेशेंस नहीं वो है। सीखना नहीं चाहते। हाँ। और डिजिटल मीडिया जब से आया है, डिजिटल मीडिया का एक सबसे बड़ा जो प्रभाव या कुप्रभाव मैं कहूँगा, जो मानसिकता पर युवाओं के पड़ रहा है कि वो बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं, है ना। तो वो 2 मिनट्स नूडल्स वाली जो कॉन्सेप्ट है वो उसको लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है, सहज पके सो मीठा होए, है ना। वहाँ से आपको चलना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो कहीं भटक जाएंगे। बिल्कुल। तो आपका जो सवाल था उस पर मैं आता हूँ कि मूलतः ये सफ़र प्रेम कविता से शुरू होकर समाज तक गया, और फिर उसके बाद आप आत्मसात करते हैं कि कविता मेरी कहाँ खड़ी हो जाती है। मेरी जो पोइट्री है, मेरी जो राइमिंग है, या मैंने जो गज़ल कही है, या मैंने जो भी कुछ लिखा है उसका एक नाम है। मैं अपने उस्ताद श्री कैलाश चंद्र शाही साहब का यह नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनकी कृपा का पात्र बनने का सौभाग्य मिला। मैं 11वीं क्लास का छात्र था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और अपनी तरफ से जिन्हें मैं कविता या गज़ल कहता था, 150 के करीब वो मैं लिख के उनके पास 150 उस वक्त, और वो लिख के मैं लेके गया और कहा जी मैंने ये देखो ये सब लिखा है, मैंने लिखा है। एक बारी को तो चौंक गए होंगे, बहुत चौड़ा हो गए। लेकिन वो दुबले पतले से इंसान, बहुत ही धीर गंभीर, सर्दी का वक्त था, सिगड़ी जली हुई थी, रज़ाई में दुबके हुए, उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ बेटा। और उन्होंने वो ऐसे डायरी खोली और डायरी खोल के वो यूं की यूं सिगड़ी पे रख दी, जलती हुई सिगड़ी पे। अरे और धुआं निकल रहा था, इधर मेरी आंखों से टप 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 आंसू निकल रहे थे, और मुझे लगा कि मैं बहुत ही गलत इंसान के पास आ गया हूँ और इन्होंने सब कुछ मेरा तबाह कर दिया है। क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड, मैं बताया किशोरावस्था में यही मनोभावनाएं होती हैं। तो मैं बहुत दुखी हुआ और रोते रोते वहाँ से निकला। मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अध जली डायरी को भी मैं वहाँ से समेट पाऊँ, ऐसा हो नहीं सका। और लगभग 6 महीने तक मैंने ये सोचा कि मैं बहुत ही गलत जगह पे आया, अब मुझे सीखना था, कहीं और जाना था मैंने, क्योंकि उस वक्त कोई डिजिटल कॉपी या कोई बैकअप आपके पास नहीं होता था। जो कुछ लिखा था वो सब खत्म हो गया। लेकिन 6 महीने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं उसमें भी एक सीख होगी, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि अगर तुम एक कच्ची मिट्टी हो, तुम तैयार हो उस चाक पे चढ़ने के लिए जहाँ कुम्हार का चाक चलता है और एक मूर्ति बन के तैयार होती है, अगर तुम तैयार हो तो तुम वापस आओगे। मैं वापस गया और उन्होंने कहा कि अब तुम कोरे कागज़ हो गए हो, लिखे हुए पे लिखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अगर भरा हुआ कागज़ है, कोई लिख भी देगा तो क्या नज़र आएगा, इसलिए पहले तुम्हें कोरा कागज़ बनाना ज़रूरी था। अब तुम्हें ABCD सिखाऊंगा, क ख ग सिखाऊंगा, इसके स्वर व्यंजन, इसके व्याकरण, कविता के, गज़ल के, वो बताऊंगा। तब से सच में एक शिक्षा और दीक्षा एक आरंभ हुई, और फिर उसमें अनुभव भी अपने आप आया, और व्यक्तिगत चीज़ों को भी हम समावेश कर देते हैं, और इस तरह से बस फिर ये सफ़र अपने आप मज़ेदार बन जाता है। और बहुत खूबसूरत सफ़र है, जितना मैं पढ़ भी पाई हूँ आपके बारे में, जितनी मैंने आपकी गज़लों को भी देखा है, तो बहुत खूबसूरत है। और कई बार अभी हम बात भी कर रहे थे तो वसीम बरेलवी जी के बारे में आपने बताया, और मुनव्वर राना जी के बारे में आपने बताया, तो आपने कहा कि कई चीज़ें आपने उनसे सीखी, उनसे बात की, जितना आप समझ पाए। बेशक मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनके साथ मंच साझा करने का अवसर मुझे मिला है, वसीम बरेलवी साहब के साथ भी और मुनव्वर राना जी के साथ भी। और बल्कि एक मेरी किताब है मैं अपना प्यार क्यों रोकूं, उसका प्रीफेस भी मुनव्वर राना साहब ने लिखा है। और उन लोगों ने दरअसल, देखिए मैंने जैसे बताया कि आप अच्छी कविता, अच्छी गज़ल, अच्छी पोइट्री को आप पढ़ते हैं, अच्छे पोइट्स को आप सुनते हैं, तो आपका कलम उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। पढ़ना ज़रूरी है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उनके साथ में ही अपने आप वो एक दोहा है ना कि कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। तो अपने आप उनकी सोहबत से ही, उनके साथ रहने से भी आपको, देखिए हिम्मत नहीं होती है बड़े लोगों के बारे में
बात करने की या उनके साथ बैठने की या उनके साथ बैठ करके उनकी शायरी के बारे में कोई बात करने की। लेकिन फिर भी अगर आप चुपचाप भी बैठते हैं, मुझे तो मौका मिला उनके साथ मंच को साझा करने का, तो ये मैं सौभाग्य ही मानता हूँ कि राहत इंदौरी साहब हैं या कुंवर बेचैन साहब हैं, जिन्होंने एक और मेरी किताब है समय की ताल पर, जो 2021 में हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से जो प्रकाशित हुई है। तो इन सब लोगों ने बहुत जीवन में प्रभाव डाला। यहाँ मैं कुछ लोगों का नाम और लेना चाहूँगा जिनके बिना मेरी काव्य यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। आज अखिल भारतीय साहित्य अकादमी के जो निदेशक हैं आदरणीय माधव कौशिक जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे पड़ोसी भी रहे हैं भिवानी में। अरे वाह। और भिवानी से ही हैं मूलतः, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी भी वो रहे और आज वो फिर उप निदेशक भी बन गए थे और उसके बाद वो निदेशक बने। तो उनकी जो पहली गज़ल की किताब मैंने पढ़ी थी किरण सुबह की, मुझे किताब का नाम भी याद है, किरण सुबह। हाँ, तो तब से मेरे में एक ललक पैदा हुई कि ये इतना अच्छा लिख रहे हैं, इतना बढ़िया लिख रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि एक शायर या पोएट जो है वो उस दिन सफल होता है, जैसे मैं कलाकार के बारे में बोल रही हूँ, तो मुझे लगता है वो तब सफल होता है एक पोएट जब उसका पढ़ा हुआ सामने वाले को ये लगे कि अरे ये मैं क्यों नहीं लिख पाया। यस, ये होता है। और अच्छी लिखावट आपको अपनी तरफ अपने आप आकर्षित करती है। चाहे वो नाटक की राइटिंग, नाटक भी देखिए एक संवाद में भी कविता होती है। हाँ। और जिस तरह से एक गायक का सधा हुआ एक सुर होता है और ऐसे ही हमारे स्पीच का भी सुर होता है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ एक सुर में बात कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। उसी तरह से कविता का भी एक सुर होता है। तो कविता सिर्फ गाने के लिए नहीं है सुर, कविता लिखने में भी सुर होता है। क्योंकि हम ये कई बार कहते हैं ना कि सलाहियत नहीं है, ये बेसुरा काम है। ये बेसिकली वही है, आधारभूत रूप से अगर देखा जाए तो ये चीज़ वही है कि हम उसमें कितना सलीका डाल पाए या कितना ऐसी बात कर पाए। देखिए कविता वो होती है कि मैं लिखूं और आपको ये लगे अरे मेरे मन की बात आपने लिखी। हाँ, बिल्कुल। तो तभी वो चीज़ टच करती है, जब सबकी कहानी बन जाए वो, तभी वो कहानी है, नाटक है, वो कविता है। बिल्कुल सही बात है। और जितना मैं वही कह रही हूँ कि कविताएं, शायरी और पोइट्री जितना आजकल की जो है युवाओं को दिल को छू रही है, मुझे लगता है मैं हर दूसरा बच्चा जो आजकल देखती हूँ वो पोइट्री पढ़ रहा है और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ये आपकी लेखन की जितनी मैंने बात की, तो लेखन में आपकी किताबें भी आती हैं, जितना मैं आपने मुझे अपने अभी हम बात भी कर रहे थे। आपकी ये किताब है मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या आपने सोचा, कैसे लिखा और क्या एक जो है प्रोसेस रहा आपका इसको लिखने का? मेरी 4 किताबें अब तक प्रकाशित हुई हैं। पहली किताब 1998 में मेरे हिस्से का आसमान के नाम से एक गज़ल संग्रह मेरा प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 2004 में, क्योंकि उसमें रंगमंच का भी मैं कलाकार रहा हूँ और अब तक सौभाग्य से सक्रिय रंग कर भी रहा हूँ, तो वो मुखौटे किताब आई। तो उसका नाम भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की विद्रूपताएँ थी समाज की कि हम चेहरे पे चेहरा लगाने में बहुत माहिर हो गए हैं। तो वो था भी मेरी गज़ल का वो मतला और शेर आपको सुना देता हूँ कि जीवन के सरदार मुखौटे, चेहरा 1000 मुखौटे, वाह, हमको उन चेहरों ने लूटा, थे जिनका श्रृंगार मुखौटे। क्या बात है। तो ये चीज़ें आती हैं। उसी तरह से जो तीसरी किताब मेरी आई, जो आपने ये दिखाई है सबको कि मैं अपना प्यार क्यों रोकूं, ये मिसरा दरअसल एक गज़ल का ही मिसरा है। और ये गज़ल की पंक्ति, एक मिसरा ये जहन में आया, वहाँ से ही गज़ल हुई कि जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, जो आंसू आ गए चलकर दृगों के द्वार क्यों रोकूं, तेरी नफ़रत नहीं रुकती, मैं अपना प्यार क्यों रोकूं। क्या बात है। तो ये वहाँ से आया कि सामने वाला जो करे वो करने दीजिए उसको, है ना। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, बात तो वही है। तो चीज़ें इसी तरह से ट्रैवल करती हैं। तो वहाँ से एक ये मिसरा आया, इसमें 111 गज़लें हैं। क्या बात है, 111 गज़लें। जी। सोने पर सुहागा है और इसे बिना पढ़े मेरा दिल नहीं मानेगा। और मुझे लगता है कि आज आपके जीवन के बारे में जानकर,
आपकी गज़लों के बारे में, आपके लेखन के बारे में, आपके कलाकार के रूप में वो जो एक एवोल्यूशन हुआ है आप में, वो उन चीज़ों के बारे में जानकर मैं बहुत सी चीज़ें लेकर जा रही हूँ, हमारी ऑडियंस बहुत सी चीज़ें लेकर जा रही होंगी और अपनी ज़िंदगी में अमल करने को, नई चीज़ें सीखने को बहुत प्रोत्साहित, जो मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ, हमारी ऑडियंस भी महसूस कर रही होगी। और आज आपको श्याम वशिष्ठ जी यहाँ पर पाकर मैं बहुत धन्य हुई और कई चीज़ें यहाँ पर सीख रही हूँ। एंड आई होप कि आपको भी यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। बेहद बेहद बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे मुझे लग ही नहीं रहा है दरअसल कि मैं दूरदर्शन के किसी स्टूडियो में बैठा हूँ और हम इतना अच्छे तरह से बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल घर में ड्राइंग रूम में जिस तरह से बात कर रहे हैं हम लोग आराम से बैठ के, उसी तरह की बातचीत। और देखिए, एक रंग कर्म का काम आपके ज़िम्मे भगवान ने लगाया, किस तरह से सृजनकारी आपको बनाया, आपके हाथ में कलम थमाया, आपको कवि का दर्जा दे दिया। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये सब माता पिता और गुरुजन की ही कृपा है। उस ईश्वर, उस विधाता की इस तरह की करनी हुई है कि मेरे से नाटक भी वो करवा रहे हैं। नाटक तो हम सब लोग करते हैं, बिल्कुल, है ना, हम जिंदगी में कर रहे हैं। दुनिया रंगमंच है, सब लोग नाटक करते हैं। लेकिन जब आप एक नाटक जीते हैं तो मैं मानता हूँ एक नाटक में एक और जिंदगी उस पात्र के माध्यम से आप और जी रहे हैं। अपने आसपास के लोगों से आप जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो भी आप सीख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आपने जैसे कहा कि भगवान की कृपा जो है ये है, वो सब पर बने, आप पर तो बनी है। आपने कई चीज़ें ज़िंदगी में देखी और ये कृपा हम सब पर भी बने, आप सब पर भी बने और नई चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में सीखें। और लिखना मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम कलाकार बने ना बने, लेकिन खुद के लिए भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज साहित्य सृजन में श्याम वशिष्ठ जी को पाकर मैं बहुत धन्य हूँ। आप लोगों ने भी कई चीज़ें उनसे सीखी होंगी, लेकिन अब वक्त हो चुका है यहाँ से जाने का और श्याम वशिष्ठ जी का भी हमसे विदा लेने का। तो अब विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ, कुछ खास नई बातों के साथ। नमस्कार जी, नमस्कार।